Another major important topic in this chapter is Kepleri's laws of planetary motion. मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि पहले साइंटिस्ट क्या करते थे, टेलीस्कोप वगैरह से या नेकेड आइज से, सिर्फ नेकेड आइज से, टेलीस्कोप भी नहीं, नेकेड आइज से सिर्फ प्लैनेट्स के मोशन को ऑब्जर्व करते थे कि उनका मोशन कैसा है। और ये पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूटन ने कैपिलरी लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर से ही जो नीचे हमने आर स्क्वायर देखा था, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ये उन्होंने ही डिराइव किया था उस जगह से। तो इसलिए कैपिलरीज लॉज ऑफ मोशन देखना इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। सो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसमें Kepler has given 3 laws. The first law states that the orbit of a planet is an ellipse with sun at one of the focus point. इसका मतलब है कि सपोज व्हाट इज़ एन इलिप्स। इलिप्स क्या होता है कि इट इज़ अ कोन। अगर हम ये कोन को ऐसा काटे सर्कुलर वे में तो यहाँ पे आपको सर्कल दिखेगा। सो ये सर्कल है, लेकिन इलिप्स क्या है, इसको ही हमने अगर टेढ़ा काटे, सो दिस शेडेड रीजन इज इलिप्स। अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो आप इलिप्स दिखेंगे, तो इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये चीज़ मैंने क्या बताया, ये जो है अर्थ का ऑर्बिट है, मतलब यहाँ पे अर्थ रोटेट करता है, दिस इज अर्थ, दिस इज़ द ऑर्बिट, ठीक है। अब जो इलिप्स होता है इसके फोकस होते हैं, 2 फोकस पॉइंट होते हैं जहाँ से जो ऑर्बिट है वो सेम डिस्टेंस पे होता है जैसा, एंड 2 एक्सिस भी होते हैं इसके, दिस इज़ मेजर एक्सिस एंड दिस वन इज़ हॉरिजॉन्टल इज मेजर एक्सिस एंड वर्टिकल इज माइनर एक्सिस। तो ये 2 फोकस पॉइंट है। तो केपलर ने देखते हुए क्या कहा नेकेड आइज से कि द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एन इलिप्स, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है अर्थ का, एंड द सन इज वन ऑफ द फोकस एंड द सन इज एट वन ऑफ द फोकस। तो ये फोकस पॉइंट है एंड दिस इज सन। तो दिस वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ कैपिलरी लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। द सेकेंड लॉ वॉज the line joining the planet sweeps out equal areas in equal interval of time. The line joining the planet, the sun and the planet is sweeps out equal areas in equal interval of time. इसका मतलब क्या है फिर से, दिस इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड दिस इज अर्थ, सपोज दिस इज सन, फर्स्ट दिस इज सन। अब सन का क्या हुआ, यहाँ पे अर्थ है तो ये एक लाइन बना दिया, यहाँ पे अर्थ था, ठीक है। अब ये कुछ टाइम के बाद इसने आफ्टर सम टाइम टी द पोजिशन ऑफ द अर्थ वॉज हेयर, इज हेयर, ठीक है। ये जो एरिया है, दिस एरिया विल बी सेम और इक्वल टू जब अर्थ यहाँ पे है, सपोज बहुत समय बाद अर्थ यहाँ पे, उसके बाद ये जो टाइम था ये सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अर्थ यहाँ पे आया, तो ये जो एरिया है दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। ये कहा द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज, इक्वल एरिया स्वीप्स करते हैं, ये लाइन जो है इक्वल एरिया स्वीप करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये टाइम अगर यहाँ पे सपोज ये 10 मिनट था तो ये 10 मिनट में ये जो एरिया कवर किया यहाँ पे 10 मिनट ने अर्थ ने, वही सेम 10 मिनट में जितना एरिया यहाँ पे था उतना ही एरिया यहाँ पर भी अर्थ कवर करेगा। तो ये केपलर ने देखते हुए कहा। सो द थर्ड लॉ इज, दिस थर्ड लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूटन्स universal law of gravitation was also dependent on this, means he has taken some inputs from this law only. So third law states that the square of revolution of earth, the square of revolution of earth is directly proportional to the cube of, directly proportional to the cube of semi major
axis of its orbit. The square of revolution of the earth is directly proportional to the cube of semi major axis of its orbit. The square of the revolution का मतलब क्या है? The square of the revolution यानी the square of the time period's revolution. देखो इसका मतलब क्या है? t square directly proportional to r cube in simple terms. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय डायग्राम. This is an orbit, its minor axis, this is major axis, this is ellipse. The sun is at one of the focus point 1, focus point 2. The sun is at one of the focus. अब इसमें क्या बोला है? जो अर्थ रहेगा, जो इसका स्क्वायर ऑफ द रिवॉल्यूशन रहेगा, मतलब स्क्वायर ऑफ द रिवॉल्यूशन मतलब स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड बोल सकते हैं इसमें. टाइम पीरियड मतलब ये जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड रहेगा, टाइम पीरियड मतलब ये जो एक रिवॉल्यूशन ले रहा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे. तो उसका जो स्क्वायर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर. सेमी मेजर एक्सिस इज दिस थिंग, ये मेजर एक्सिस उसका आधा पार्ट उसके बराबर रहेगा. तो द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड्स ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ दिस ऑर्बिट. अब यहाँ पे दो चीज़ आती है जिसमें कन्फ्यूज़ होते हैं. दैट इज़ वन इज़ रिवॉल्यूशन एंड सेकेंड इज रोटेशन. ठीक है, दिस इज सिंपलेस्ट कंसेप्ट बट यू शुड नो दैट. रोटेशन का मतलब क्या होता है कि अर्थ अगर अपनी ही एक्सिस में घूम रहा है, अपनी ही एक्सिस में घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन. जो 24 आवर्स देखते हैं हम लोग, 24 आवर्स इज बेस्ड ऑन वन रोटेशन. एक रोटेशन 24 आवर्स में होता है. बट रिवॉल्यूशन जो रहता है वो अपनी एक्सिस पे नहीं, अपने ऑर्बिट में घूमने को बोलते हैं. मतलब रिवॉल्यूशन किसी के आजू बाजू होता है लेकिन रोटेशन खुद में होता है. रिवॉल्यूशन यहाँ किसके बाजू हो रहा है? सन के बाजू में. ठीक है, तो यहाँ पे कितना 365 डेज अप्रॉक्सीमेटली के लगते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या बताया? रोटेशन इज रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन. बट रिवॉल्यूशन इज रोटेटिंग अराउंड सन. ठीक है, या रोटेटिंग अराउंड अदर बॉडी, उसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन. तो यहाँ पे दिस आर द 3 केपलर्स लॉज ऑफ planetary motion. So I told you about that Newton's universal law of gravitation was basically means the radius was taken from Kepler's laws of motion only. उसका थर्ड लॉ से. तो थर्ड लॉ में मैंने क्या बताया था? टी स्क्वायर टाइम पीरियड्स का स्क्वायर, जो रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. अब इसमें से क्या होता है? बहुत बड़ा डेरिवेशन है वो. उसमें हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इंक्लूड करते हैं. उसके बाद जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अभी क्या होता है? वी टेक डिस्प्लेसमेंट, देन वी टेक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है थोड़ा बहुत वो देखते हैं. फिर उसके बाद वेलोसिटी पे आते हैं, एंगुलर वेलोसिटी पे आते हैं. फिर एक्सेलरेशन पे आते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन पे आते हैं. उसके बाद फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब चीज़ों का डेरिवेशन होता है और डेरिवेशन बहुत बड़ा बन जाता है. उसके बाद एक चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. और ये जो चीज़ें मैंने बताया ये चीज़ इसमें से निकलती है. तो ये जो 1/r स्क्वायर आता है यही चीज़ न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डाली है. तो वो केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के थर्ड लॉ से ही निकाल के डाली थी वो चीज़. उनको तभी पता चला कि ये रेडियस जो दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है करके. सो दिस वॉज द थिंग. नाउ व्हाट फोर्स एक्चुअली डू? ग्रेविटेशनल फोर्स करती क्या है, मतलब उससे होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड्स अस, सबको बाइंड करके रखती है, सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखती है. हम खड़े हैं तो उसके कारण ही है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड्स अस. ठीक है, सेकेंड वन इज दैट मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ. थर्ड, प्लैनेट्स revolving around sun. And fourth one is generation of tides. अब टाइड्स क्या है? जो आपने देखे होंगे सी में, सी की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती है, सुनामी जो आती है वो तो बहुत एकदम हाई टाइड्स, मतलब वो अर्थक्वेक के कारण होती है. लेकिन जो लहरें एकदम से ऊंची उठती है, हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स अब कैसे होता है वो हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि द टाइड्स आर जनरेशन और द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन अर्थ, सन, मून, या फिर अर्थ एंड मून में ऐसा भी होता है. तो मून, अर्थ और सन, these 3 comes into play for generation of tides. ये चीज़ होगी. अभी यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है. दैट इज़ एस्केप वेलोसिटी.
ये भी आता है हमेशा एस्केप वेलोसिटी. What is meant by escape velocity? See, escape velocity is the velocity by which one exits the earth gravitational field. मतलब ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है. हमको जब सैटेलाइट भेजते हैं तो उसको उसी एस्केप वेलोसिटी से भेजते हैं ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर सके. वो क्रॉस करेंगे तभी वो ऊपर जाके फिर घूम पाएंगे. मतलब अगर वो क्रॉस नहीं कर पाए या उस वेलोसिटी से कम करे तो वो नीचे ही रह जाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे. तो एस्केप वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी बाय विच द अर्थ्स वेलोसिटी बाय विच एन ऑब्जेक्ट exit the earth's gravitational pull या फिर फील्ड. इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी एंड इट इज़ 11.2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज़ वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकंड, ये उसके ऐसा यूनिट. तो 11.2 मीटर पर सेकंड की अगर वेलोसिटी से हमने किसी चीज़ को भेजे, एक सेकंड में 11 मीटर के आसपास कवर कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. तो ये इंपॉर्टेंट था. इसके भी डेरिवेशंस होते हैं, वो 12th क्लास में, वो इसलिए डेरिवेशन कॉम्पिटिटिव में it is not necessary, therefore I am not telling you. So this was escape velocity. And now as I was talking before astronauts and satellites, तो मैं बताऊंगा आपको दो तरह की सैटेलाइट्स होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स. फर्स्ट इज पोलर सैटेलाइट एंड सेकेंड इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज अर्थ, ठीक है. इट इज बल्ड इन इट साइड वेज एंड इट इज कंप्रेस्ड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड साइड. तो ये अर्थ है. तो अब क्या होता है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है, जियो स्टेशनरी का मतलब है ये ऐसी सैटेलाइट्स होती है जो स्टेशनरी होती है. स्टेशनरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब मैं सैटेलाइट्स को बाहर छोड़ूंगा तो ये सैटेलाइट क्या करेंगी, एक डिस्टेंस में जाके जो अर्थ का रोटेशन का टाइम है दैट इज़ 24 आवर्स, तो ये वो 24 आवर्स को मैच कर लेती है. मतलब इसका भी रोटेशन का टाइम जो होता है, एक चक्कर पूरा अर्थ का लगाना, मतलब इसका रिवॉल्यूशन का टाइम होगा वो चीज़, तो दैट विल बी 24 आवर्स. मतलब क्या हुआ, अगर मैंने जो सैटेलाइट छोड़ा था वो यहाँ पर है, ठीक है, तो 24 आवर्स बाद भी वो यहीं पे रहेंगी. और अर्थ कहाँ से रोटेट करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमको सूरज हमेशा सबसे पहले ईस्ट में दिखता है, वेस्ट टू इट दैट रोटेट्स. तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाएंगी और ये भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेंगी. मतलब और ये जो रोटेट करेंगी दैट विल बी अलॉन्ग इक्वेटर, ऐसा रोटेट करेंगी इक्वेटर पे. इक्वेटर ये दिखाने के लिए मैंने आपको ऐसा बनाया, एक्चुअली ये ऐसा रोटेट करती है के बाजू. मतलब ये एक पॉइंट को कोई भी पकड़ लेंगी और वो पॉइंट को कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहेंगी. दिस इज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. सो इट इज़ लॉन्च्ड इन 36,000 किलोमीटर के आसपास इसको लॉन्च किया जाता है. मतलब ये इतने दूर डिस्टेंस में जाके अर्थ के रहती है, 36,000 किलोमीटर्स के आसपास. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड जो होता है 24 आवर्स होता है उसका एक रिवॉल्यूशन लेने का, और वो इक्वेटर पे रिवॉल्व करती है, ठीक है, इतना ध्यान है. और इसके लिए जो यूज़ करते हैं रॉकेट दैट आर GSLV, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स. इसको बोलते हैं जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स. जैसा हमारा मार्क 3 था, GSLV मार्क 3, उसको बाहुबली भी बोल रहे थे, ठीक है, उसका नाम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, ये जो होते हैं वेटेड सैटेलाइट्स होती है बहुत, तो इनको ऊपर ले जाने के लिए भी ना जो सैटेलाइट्स होते हैं उनमें इंजन में बहुत ज़्यादा पावर होना, तो इसलिए उसको GSLV मार्क 3 यूज़ किया गया था, सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन अब तक का इंडिया का. तो अब इसमें और एक चीज़ है, ये यूज़ कहाँ होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये पता चल गया कि 24 आवर उसका रहता है और वो इक्वेटर के अलॉन्ग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है. ये यूज़ होता है कम्युनिकेशन देन रेडियो, ऐसी चीज़ों में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज़ होती है. कम्युनिकेशन, रेडियो, मोस्टली कम्युनिकेशन में ही यूज़ होती है. इसलिए यहाँ पे हमारा सिस्टम भी बना था नाविक. आई टोल्ड यू अर्लियर, नाविक नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन. इसमें 7 सैटेलाइट्स है जो इंडिया का खुद का GPS है. जैसा बाहर का एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैसे इंडिया का खुद है. अभी एक कोई तो भी फ़ोन में भी आया है ये नाविक, ठीक है. तो ये जो है कम्युनिकेशन के लिए और पोजिशनिंग के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. नाउ कम्स टू पोलर सैटेलाइट. पोलर सैटेलाइट का काम क्या है, पोलर सैटेलाइट पहले काम कैसे करती है बताता हूँ. दिस इज़ अर्थ. तो पोलर सैटेलाइट जो है
वो ऐसे करते हैं रोटेट, रिवॉल्व, सॉरी अर्थ के अराउंड लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो रिवॉल्व करती है, मतलब वर्टिकल प्लेन में, मतलब इक्वेटर के 90 डिग्रीज़ में, इक्वेटर के 90 डिग्रीज़ में वो रिवॉल्व करती है। और ये रिवॉल्व होने के कारण क्या होता है कि ये जब 24 आवर्स में एक रिवॉल्यूशन करती है तो अर्थ का हर एक पॉइंट, अर्थ क्योंकि अर्थ ऐसा घूम रहा है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसा घूम रहा है, तो जो पोलार सैटेलाइट है वो ऐसा घूमती है। तो उसके कारण क्या होता है, ऐसा घूमने के कारण जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा वैसे वैसे मतलब अर्थ का हर एक कोना इससे दिखता है, अर्थ का हर एक जो पॉइंट रहेगा वो ये सैटेलाइट्स कवर करेंगे। लेकिन GSLV का क्या करता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो एक पॉइंट पे हमेशा कंटिन्यूस मॉनिटर करती है, एंड पोलार सैटेलाइट मैन्यूवर्स अराउंड इन वर्टिकल डायरेक्शन और पूरे अर्थ को कवर करती है 24 आवर्स में। मतलब एक्चुअली अर्थ घूमता है, वो बस ऐसे चक्कर लगाती है कि पूरा अर्थ उसके अंदर आ जाता है। देन ये यूज़ का होता है और इसका डिस्टेंस पहले कितना रहता है, इट्स डिस्टेंस इज़ 200 किलोमीटर्स से लेके 1000 किलोमीटर्स तक, मतलब पोल से 200 से 1000 किलोमीटर्स तक इसको ऊपर छोड़ा जाता है पोलार सैटेलाइट्स को। देन इसका भी रिवॉल्यूशन पीरियड 24 आवर्स ही होता है, ठीक है, अर्थ के अराउंड। फिर इसको PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ज़रिए से छोड़ा जाता है, जैसे कार्टोसैट 3 से आपको पता था कि कार्टोसैट 3 मिलिट्री के लिए भी यूज़ होगा। वहाँ से आपको पता चलेगा सैटेलाइट के इमेजेस, जो कि है 1 मीटर या 1 मीटर के आसपास वो इमेजेस देख सकता है नीचे, इतना पावरफुल सैटेलाइट है वो कार्टोसैट 3। तो PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये यूज़ काहे के लिए होता है, लैंड मैपिंग, सी मैपिंग, देन रिमोट सेंसिंग कभी और बताऊंगा। रिमोट सेंसिंग इट इज़ वास्ट टॉपिक। लैंड मैपिंग, सी मैपिंग, रिमोट सेंसिंग और स्ट्रेटेजीज के लिए स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट मिलिट्रीज कैसे यूज़ कर सकती है इसको, उस चीज़ के लिए पोलार सैटेलाइट यूज़ होता है। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई वॉन्ट टू टेल यू। तो ये था पूरा ये चैप्टर का what we have learnt about in gravitation. First thing we learnt is universal law of gravitation. Then we went to gravitational acceleration and the changes occur due to surface. Second was altitude and third was depth. Gravitational acceleration में क्या changes आते हैं। उसके बाद हमने देखा फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है वो देखा। फ्री फॉल के बाद हमने वेटलेसनेस कंडीशन भी देखी, और फ्री फॉल मून कैसे फ्री फॉल में है, बाकी प्लैनेट सन के फ्री फॉल में कैसे है वो भी देखा हमने। वेटलेसनेस कंडीशन देखी, वेटलेसनेस कंडीशन एस्ट्रोनॉट्स कैसे होती है वो देखा, और वो लिफ्ट में भी कैसा होता है वो भी देखा हमने। उसके बाद हमने क्या देखा, पोलार सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और केपलर प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन, और केपलर्स प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन के थर्ड लॉ के ऊपर से न्यूटन ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो r² था, डिस्टेंस का स्क्वायर, वो कैसा है वो भी देखा। तो इफ़ यू लाइक आवर चैनल प्लीज़ शेयर टू as much as you can, because this is an out and out defense channel, और इतना कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इतने कंसेप्ट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। थैंक यू।